हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं अभी एक टॉपिक सीटेट जुलाई 2024 का पढ़ा चुका हूँ, ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था। अब हम बात करेंगे आज नगर प्रशासन व्यवस्था या नगरीय प्रशासन व्यवस्था की। तो गांव ग्रामीण जो थी प्रशासनिक व्यवस्था, उसमें हम देख रहे थे थाने के कार्य या उसको बोल रहे थे प्रशासनिक कार्य, राजस्व के कार्य पटवारी के द्वारा कैसे किए जाते थे, कैसे निपटारा किया जाता था किसानों की लड़ाई झगड़ा का, खेतों का खसरा खतौनी आदि के बारे में। अब हम आज चर्चा करेंगे नगरीय प्रशासन के बारे में। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल जुड़े रहिए, सतत प्रयास करते रहिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म है, हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। आपको वही कंटेंट दिया जा रहा है जो परीक्षा में आता है, पूछा जाता है, हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो MCQs भी चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट भी करिए, उसका निराकरण किया जाएगा। तो हम चलिए चर्चा करते हैं नगर प्रशासन की। तो इसमें एक नगर अर्थात शहर, ज़्यादा लोग, कुछ सुविधाओं के साथ। यहाँ पे कुछ बास्केटबॉल का भी दिखाया गया है, क्रिकेट का एक बल्ला लिए हुई लड़की दिख रही है, एक हाथ ठेला भी दिख रहा है, काफ़ी सारे बच्चे दिख रहे हैं। तो अब चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और नगर प्रशासन का अर्थ इसमें समझेंगे मुख्य रूप से कि आखिर नगरों में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी चलती है, अर्थात शहरों में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी चलती है। अभी हमने देखा ग्रामीण की व्यवस्था, अब हम देखते हैं नगरों की ओर। ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है, दोनों टॉपिक SST पेपर 2 के हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही, रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे, क्योंकि ट्यूबलाइट जो है वो सार्वजनिक संपत्ति थी और ये जहाँ पे खेल रहे हैं वह सार्वजनिक जगह नहीं थी, वो प्राइवेट जगह थी, जबकि वो ट्यूबलाइट सड़क की सार्वजनिक थी, शासन की थी, अर्थात पब्लिक की थी। इसलिए उसको घबराहट होने लगी कि अभी तुम विकेट की चिंता छोड़ो, हमसे जो गलती हुई है उसकी चिंता करो। पिछले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई। पहली बार क्या हुआ, ट्यूबलाइट टूटी, और पिछले हफ्ते उनसे क्या हुआ, निर्मला मौसी की खिड़की भी टूट गई, जिसको बदलने के लिए अपने जेब से खर्च में पैसे देने पड़ गए। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? तो धीरे धीरे वो इस कहानी के माध्यम से नगरीय प्रशासन की ओर जोड़ रहा है। कहानी एक माध्यम है, वास्तविकता अब शुरू होगी। माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं, जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। तो जिस प्रकार अभी ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में या ग्रामीण प्रशासन में हम पंचायत की भूमिका, ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है उसकी भूमिका देख रहे थे, इसी प्रकार नगरीय प्रशासन में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होता है।
नगर परिषद सबसे छोटी व्यवस्था है वहाँ नगरीय निकाय व्यवस्था में, फिर आती है नगर पालिका, फिर आती है नगर निगम। तो ये अब जिस क्षेत्र में आएगा तो उसका कार्य है कि वहाँ की व्यवस्थाएं, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था आदि सारी चीज़ें ये उस नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए वो भेजती है कि यास्मीन खाला से पूछना, वो अभी रिटायरमेंट हुई है वहाँ से। अब देखते हैं हम अगला पैराग्राफ। यास्मीन खाला उसकी गली में रहती, इसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन आप तीनों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसी प्रकार ये नगर निगम अर्थात बहुत बड़ा क्षेत्र है। नगर निगम बड़े जिलों में स्थापित होता है, इस बात को ध्यान रखना। उसकी सबसे छोटी इकाई नगर परिषद है, फिर नगर पालिका आती है 5000 से ज़्यादा में नगर परिषद, और फिर नगर पालिका आती है, फिर नगर निगम। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि नगर निगम कौन कौन से कार्य करती है। तो इसमें क्या है, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा को इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध और सड़कों बाज़ारों की सफाई का कार्य, ये नगर निगम का कार्य है। यदि नगर निगम क्षेत्र में आती हैं ये चीज़ें, यदि नगर पालिका के क्षेत्र में आती हैं तो नगर पालिका का, नगर परिषद का, तीन में से कोई भी दे सकता है। तीनों के कार्य यही है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। माला बोली, हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहरों में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है, जैसा कि मैं अभी बताया था आपको, और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने, अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं, ये शब्दावली है। और उससे भी छोटे कस्बे के लिए नगर परिषद की व्यवस्था की जाती है या नगर पंचायत जिसे बोलते हैं। छोटे कस्बे के लिए नगर पालिका, पुणे जैसे महानगर जैसे बड़े शहर हैं जो, उनके लिए नगर निगम रहता है, नगर का प्रशासन चलाने के लिए। अब हम देखेंगे आगे। अब देखते हैं उसके कर्मचारी कैसे चुने जाते हैं। तो निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, उसके कर्मचारियों के बारे में अब चर्चाएं होंगी। कोई संस्था है मान लीजिए, उसमें कर्मचारी कैसे आएंगे, क्या कार्य करेंगे। तो यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। तो ये जो पार्षद होते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर वार्ड से, वार्ड होते हैं, वार्डों से पार्षद चुने जाते हैं। फिर जो नगर निगम का होता है वो महापौर होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से सभी पार्षद जिनका बहुमत आता है वो अपने बीच में से किसी व्यक्ति को महापौर बनाते हैं नगर निगम में। और यदि नगर पालिका है तो वहाँ अध्यक्ष बनता है, नगर पालिका अध्यक्ष। लेकिन पार्षद
वहाँ भी रहते हैं। वार्डों के पार्षद प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम में महापौर। और यदि प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो नगर निगम में नगर निगम आयुक्त या नगर निगम कमिश्नर, लेकिन यदि नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो वो CMO होता है। इस प्रकार इसमें अधिकारी और जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के नेता होते हैं तो उनको पार्षद और महापौर और अध्यक्ष बोला जाता है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे मेरी वॉइस को, आगे शायद दिया भी होगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। ये नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर के समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। पार्षद समितियां भी बनाते हैं, जैसे कार्यपालिका होती है उस प्रकार से वो अपनी कार्यपालिका का गठन करते हैं। विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाती है कुछ पार्षदों की। तो इस प्रकार से वो निर्णय, इनको भी आप शहर के अलग अलग वार्डों में वार्ड से एक पार्षद होगा जो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये जनता डायरेक्ट चुनती है। ये मिलकर के समितियां बनाते हैं और वह समिति विचार विमर्श और निर्णय लेती है। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर, ये नगर निगम में होता है। नगर निगम आयुक्त या नगर निगम कमिश्नर उसको बोलते हैं। और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्षद निर्वाचित होते हैं, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन, तो कमिश्नर या आयुक्त को बोलते हैं। ये प्रशासनिक कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी होता है, सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। PSC क्वालिफाई, UPSC क्वालिफाई करके ये होते हैं, स्टेट PCS या UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। तो हर नगर निगम, नगर पालिका का एक बजट होता है। उस बजट में मद प्रस्तुत की जाती हैं। हर कार्य के लिए अलग अलग मद होती है कि इतना पैसा इस कार्य के लिए, इतना पैसा इस कार्य के लिए, इतना पैसा सफाई के लिए, इतना पैसा पीने के पानी के लिए, बिजली सुविधा के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए। इस प्रकार सभी सुविधाओं के लिए अलग अलग उनका एक बजट होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, पार्षद मिलकर एक बजट बनाते हैं और बजट के अनुसार ही पैसा खर्च किया जाता है, किस क्षेत्र में कितना करना है। जो क्षेत्र कमज़ोर होगा उसको स्ट्रांग करने के लिए अधिक पैसा लगता है, उसमें अधिक बजट दिया जाएगा। जो क्षेत्र ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको डेवलप हो चुका है, उसमें कम पैसा खर्च किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उस काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। इस प्रकार से खाला एक रिटायरमेंट अकाउंटेंट थी, उसको अच्छी खासी जानकारी थी, तो बच्चों को वो जानकारी देती है कि वहाँ ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। एक कोटेशन है, नगर निगम को पैसे कहाँ से मिलता है। इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। यह राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर या टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। नगर निगम क्षेत्र में ये होता है कि आपको सुविधाएं, जैसे रोड है तो रोड टैक्स, मकान टैक्स, पानी का टैक्स,
इन सारी चीज़ों का टैक्स लगता है, उसी से ये सारे कार्य, वही टैक्स आपके ही ऊपर खर्च किया जाता है। इसलिए टैक्स ईमानदारी से भरें, सेवाएं आपको ईमानदारी से मिलेंगी। तो इस टैक्स को भी आप याद रखेंगे कि ये पैसा कहाँ से आता है, कर या टैक्स के माध्यम से। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25-30% पैसा ही आता है। तो संपत्ति कर से कितना पैसा आता है, संपत्ति कर से 25 से 30% आता है संपत्ति कर लगता है, जिसमें से कितना आता है संपत्ति कर से, केवल संपत्ति कर से 25-30% पैसा आता है। अब अगला पैराग्राफ है, शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर लगता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट पर ध्यान दीजिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है, मनोरंजन कर। एडवर्टाइजमेंट कर, दुकान है आपकी, यदि आप एडवर्टाइज लगवा रहे हैं तो उसमें कर लगता है, नहीं तो रेड छापा मार दिया जाता है। यदि आप कर नहीं देंगे तो वसूल लिया जाएगा आपसे पूर्व करके। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर देता है। जो अमीर लोग हैं वो संपत्ति कर देते हैं, सामान्य लोग सामान्य कर देते हैं बाकी जनता। अब अगला पैराग्राफ, शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। अब वो बताएगी कि कितने लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं, उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी की लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। तो इसमें 3-4 विभाग हैं, जल विभाग है, कचरा विभाग है, उद्यानों की देख रेख है, सड़क व्यवस्था विभाग है और सफाई विभाग में वो खुद कार्य करती थी। तो इन विभागों के नाम आप याद रखेंगे, 3-4 के कूट में दे देता है। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई के कबाब लाने चल पड़ी खाला। अब जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेज़ी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करती है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का ही यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो नॉर्मल बताती है कि यदि कचरा इकट्ठा होगा, उस कचरे का होता क्या है, तो बताती है कचरा इकट्ठा होगा, इससे बीमार हो जाते हैं लोग, इसलिए इसको हटाना अनिवार्य है। अब लोगों का विरोध, ये भंगार वाले की दुकान भी दिखाई गई है। अब लोगों का विरोध देखते हैं। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी, मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर चलना चाहिए। आखिर वोट देकर उन्हें हमने चुना है। तो पार्षद जो होते हैं जनता द्वारा वोट देकर चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो एक क्वेश्चन में वोट न देकर प्रत्यक्ष रूप पूछता है, प्रत्यक्ष रूप, महापौर अप्रत्यक्ष, जबकि पार्षद सभी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, ऐसी जनता बोलती है, अर्थात विरोध कर रही है निर्णय का। इसलिए जनता जाती है पार्षद के, अपने नेता के पास कि भाई ऐसा काम हमारा करवाइए आप, आपको हमने वोट दिया है, नेता अपना चुना है, तो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाइए।
अब देखते हैं, गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं। तब पार्षद घर के बाहर निकले। उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने आएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को, तो इंजीनियर को स्थानीय सफाई अभियंता शब्द पूछा जाता है, इंजीनियर को अभियंता भी कहते हैं। अच्छा रहेगा इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। आयुक्त से तो सब मिले, अधिकारी का काम ही है बहाने बनाना। अब देखते हैं गंगाबाई ने अगले पैराग्राफ में क्या बोलती है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। व्यंग्यात्मक लहजे में वो बोलती है ये सब। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। अब इसमें कोड दिया गया है कि खाला जो है वो सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदला वहाँ। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया था वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इनको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम में लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। इन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो निजीकरण क्या है? तो अब निजीकरण हो गया है इसका ठेकेदारी प्रथा। अर्थात टेंडर होता है कि भाई 10 करोड़ का टेंडर हुआ है, 1 वर्ष तक आप पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करेंगे, उसका पुनर्चक्रण करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो इस प्रकार से वो प्राइवेट कर्मचारी रखता है, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है और फिर उसके अंतर्गत कर्मचारी रखता है। तो जहाँ शासन को 20-25 हज़ार में रखने पड़ते थे, अब वो 8,000-7,000 में कर्मचारी रख लेता है। आराम से उसका भी काम हो जाता है, प्रशासन का भी, और जनता भी खुश हो जाती है, कचरा भी साफ हो जाता है। इस प्रकार तीनों कार्य बड़ी आसानी से सामंजस्यपूर्ण चलते रहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा। तो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर के बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। तो इस कहानी के माध्यम से वो बताता है कि पहले अधिकारी बहाना बनाएगा, उसके सामने सुनेगा नहीं तुम्हारी, फिर जब धरना दोगे, नारेबाजी करोगे, विरोध करोगे, तब जाके वो अब नियमित सफाई होने लगी उस मोहल्ले की। तो संघर्ष जारी रखना पड़ता है। यहाँ तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी कि मैं भी गंगाबाई की तरह एक नेतृत्व का गुण विकसित करूंगी अपने अंदर। क्या गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो गंगाबाई ने क्या कहा? पार्षद के पास इसलिए जाने के लिए सोची क्योंकि उन्होंने नेता अपना पार्षद को चुना था कि वो हमारी आवाज़
प्रशासन तक या सरकार तक पहुंचाएगा। इसलिए गंगाबाई ने पार्षद को चुना और उसके पास जाना उचित समझा। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उनका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। तो इस प्रकार से नगर निगम ने सुझाव दिया था कि खाने पीने की और गलने वाली चीज़ें एक कूड़ेदान में, दूसरे में प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीज़ें। तो 2 कूड़ेदान की व्यवस्था की गई थी। अब कोड दिया गया है, 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। तो सूरत शहर को आप याद रखेंगे। 94 का ये प्लेग बीमारी को भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। अभी इंदौर के साथ, हाल ही में इंदौर के साथ सूरत टॉप पर है। इंदौर हमेशा 7 बार से लगातार है, लेकिन इंदौर के साथ सूरत का भी इस बार नाम है। तो हवा से फैलने वाला है, ये याद रखेंगे आप। प्लेग किससे फैलता है? हवा से। एक संक्रमित है, हवा के माध्यम से संक्रमित हो जाता है लोग। क्या आप जानती हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें। इस प्रकार से इस पाठ में हम यहाँ पे कुछ डायग्रामों के माध्यम से दिखाया भी गया है। ये शहर की सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, इसकी डेट आती है, आप याद रखेंगे। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत विद्यालय अभियान के तहत किया गया था। तो इस डेट को आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हम नगरीय प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे समाप्त करते हैं कि नगरों में कैसे काम होता है, कैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, कर कहाँ से प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में देखा और जाना। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ें, नोट डाउन करें, अपनी नोट्स बनाएं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने भी लेक्चर आपको मिलेंगे उनमें क्वेश्चन रहेंगे और टॉपिक वही उठाए जा रहे हैं जो सीटेट में हैं। आप सिलेबस रखिए और मिलान करिए।
उसके बाहर का कुछ भी इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा, सब उसके अंदर का ही है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।